प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की ओर ध्यान देते हुए भारत का वैभवपूर्ण अतीत इतिहास एक ऐसा विषय है जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है, इतिहास की जानकारी देता है, प्राचीन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है, जिसका पहला लेसन है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारतीय इतिहास की जानकारी को जानने के लिए, भारतीय इतिहास का पता करने के लिए इसके मुख्य स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें जानकारी मिलती है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य और तीसरी है वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है ये हमें धर्म के बारे में बताता है, कौन से धर्म से किस धर्म से अपने संबंध रखते हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणों के बारे में जानकारी देना, बौद्ध साहित्य है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी देना, और जैन साहित्य है। ऐसे आदि और भी साहित्य हैं जिनसे हमें धार्मिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, कुछ ऐसे साहित्य हैं जिनसे हमें धर्मेतर साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, पुराने इतिहास के समय में लिखे गए ग्रंथ, उनको पढ़ने से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, ऐसे ही कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथ भी हैं जिनके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, कई धार्मिक ग्रंथों के अलावा कई अन्य भी ग्रंथ हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, विदेशों के बारे में जानकारी, विदेशी वस्तुओं के बारे में जानकारी, तो ये धर्मेतर साहित्य के दौरान आते हैं। फिर है वंशावलियाँ। साहित्यिक स्रोत के बारे में जानने के लिए इसका तीसरा टॉपिक जो है वो है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ का मतलब है, जैसे आज हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। अब नाम तो पृथ्वीराज है, आज हमें ऐसे बहुत सारे नाम भी मिल जाएंगे पृथ्वीराज, लेकिन अगर हम उसके नाम के आगे चौहान लगा देते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक महान राजा हुआ करते थे। उनका इतिहास भी है। चौहान का मतलब है उसका वंश, कि वो कौन से वंश से हैं। जैसे आज हम बात करते हैं अपने नाम के आगे, जैसे गोत्र लगाते हैं। गोत्र लगाने का मतलब होता है कि उसकी पहचान बनना, हम कौन से वंश से संबंध रखते हैं, उसके बारे में हमें साहित्यिक इतिहास की जानकारी के बारे में हमें ग्रंथ जानकारी देते हैं। कई ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, ये जानकारी देते हैं, और वंशावलियों का भी इनमें महत्वपूर्ण योगदान है। आगे इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में इसका दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है
कि पुराने स्रोत, कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें जिनको देख करके हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उत्खनन में प्राप्त पुरावशेष। उत्खनन का मतलब होता है पृथ्वी की खुदाई के दौरान जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं के ऊपर बनाए गए चित्रों को देखकर, वस्तुओं के ऊपर लिखी गई भाषा को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये किस समय के हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं। उत्खनन के दौरान, जैसे आज भी हम उत्खनन करते हैं, आपने खाने देखी होगी, पत्थर की खाने, कोयलों की खाने, जैसे अपने मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, लाल मिट्टी की खाने। तो ऐसी गुड़ाई के दौरान अपने बहुत बार कोई ऐसी वस्तु निकल आती है जो शायद हम पहचानते नहीं हैं। कारण उसका यही है कि वो हमारे से बहुत पहले की है। आज उसका स्वरूप बदल गया है, वस्तु वही है, बनाई किसी और के द्वारा गई थी, जो आज हमारे लिए पहचानना मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर लिखी गई भाषा अलग है, उसके ऊपर चित्र जो अंकित किए गए हैं उनको पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर यही इतिहासकार के द्वारा उसकी पहचान कराई जाए तो हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, किसके द्वारा बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, कौन से धातु से बनी है, या किस उद्देश्य से उसको बनाया गया है। तो उसके बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो ये उत्खनन से प्राप्त जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, खुदाई के दौरान जमीन में गड़ी हुई जो हमें वस्तुएं मिलती हैं, उनसे हमें जानकारियां मिलती हैं। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख का मतलब है राजा महाराजाओं के समय, पुराने समय में कागज का आविष्कार होने से पहले कुछ ऐसी जानकारियां होती थी जो हमें लिखनी तो थी, लेकिन उनके लिए कागज नहीं था। तो उस समय पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों के ऊपर गुड़ाई करके अपनी भाषा में कुछ संकेत लिख दिए जाते थे, या उनकी कोई महत्वपूर्ण जानकारियां जो होती थी उनको वो अभिलेख के द्वारा लिख दिया करते थे, और उसको कहीं वो एक जगह गाड़ दिया करते थे, जो आते जाते लोग उसको पढ़ लिया करते थे, और वो सदा के लिए वहीं होता था। जैसे हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं, अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से पूरा संविधान लिख दिया था। जो कोई नया नियम जारी किया जाता था उसको वो अभिलेख के माध्यम से लिख दिया करते थे, लोग वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त करते थे। तो ऐसे आज से पहले की बहुत सारी जानकारियाँ हमें अभिलेखों के माध्यम से भी मिलती है। आगे सिक्के। सिक्के जो आज मुद्रा के रूप में जिसको अपने जानते हैं, रुपयों के रूप में जानते हैं, पुराने समय में करेंसी नहीं होने की वजह से धातु के सिक्के चलाए जाते थे। धातु के सिक्के पे कौन से साम्राज्य का राजा, जैसे पुराने समय में अकबर ने भी सिक्के चलाए थे, उसने एक तरफ अपने धर्म का निशान चस्पा किया और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का निशान चस्पा किया। क्यों? वो अपनी रानी जोधा से बहुत प्रेम करते थे। जोधा हिंदू धर्म से थी और वो मुस्लिम धर्म से। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक तरफ हिंदू धर्म से संबंधित, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म से संबंधित एक सिक्का बनवाया था और उसको अपनी प्रजा में जारी कर दिया था। तो ऐसे ही पुराने समय में सिक्के चलाए जाते थे, जिसमें राजा महाराजा ज़्यादातर क्या करते थे, अपने
धर्म से संबंधित चित्र बनाना, अपनी भाषा में अपना नाम लिखवाना, कोई अपना विशेष जो अपने ध्वजा पे चिन्ह लगाते थे वही चिन्ह वो अपने सिक्कों पे चलाना, ताकि आने वाले समय में लोग उनके सिक्कों को देखकर उनको याद कर सके। उसके लिए सिक्के बनाए जाते थे। चौथा पॉइंट है स्मारक और भवन। पुराने समय में जो सालों साल लोग याद करते रहे, इसलिए वे अपनी पहचान के लिए कई स्मारक भवनों का निर्माण करते थे। जैसे राजस्थान में आज हम बहुत सारे हमारे जिलों में हमें ऐसे किले देखने को मिल जाएंगे, ऐसी इमारतें देखने को मिल जाएंगी जो सदियों पुरानी राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई, और आज भी उन भवनों, उन इमारतों, उन किलों को देखकर हमें उस राजा की याद आ जाती है। उनके माध्यम से हम उनके पूरे इतिहास जान सकते हैं। बीकानेर में जूनागढ़, जयपुर में जंतर मंतर का आविष्कार, हवा महल, आमेर का किला, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण, तो ऐसी बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे भवन हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है मूर्तियां, शैलचित्र, कला एवं अन्य कलाकृतियां। मूर्तियां, मूर्तियों का आविष्कार आज हम जानते हैं। आज हमने जिस किसी वस्तु को आज हम देखते हैं, हम उसी वस्तु की चित्रकारी करते हैं। जो वस्तु हमने कभी देखी है उसी का चित्र बना पाना हमारे लिए संभव है। जो वस्तु हमने आज तक देखी नहीं उसका चित्र अपने बना नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतिहास में आज भी ऐसी बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसका अर्थ यही है, उस समय के लोग जिन भी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जो पशु उनके समय में हुआ करते थे, जो पेड़ पौधे झरने जो भी होते थे, वो उनकी मूर्तियां बनाया करते थे, उनके चित्र बनाया करते थे। तो आज उन्हीं मूर्तियों को देख करके हम उनके काल का पता लगा सकते हैं कि ये मूर्तियां कौन से काल में थी, ये भाषा, ये चित्र कौन से काल से प्रचलित हुए हैं, कौन से काल से चले आ रहे हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए आसान है। कला, जैसा कि आज हमारा मानना है कि हर आदमी किसी न किसी कला में निपुण है। जो जिस कला में निपुण होता है वो वैसा ही काम करता है। पुराने समय में भी लोगों के पास में अपनी अपनी अलग कलाएं होती थी, तो अपनी कला के नमूने वो चित्रों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से वो बनाते थे, लिखते थे, जिनसे आज हमें उनकी कला के बारे में पता चलता है। एवं अन्य कलाकृतियाँ, और ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ भी आज हमें देखने को मिलती है। आज हम किसी ऐतिहासिक स्थान पर चले जाते हैं जहाँ हमें बहुत सी इमारतें, बहुत से किले देखने को मिलते हैं, तो वहाँ दीवारों पर पत्थरों की गुड़ाई के दौरान बहुत सारी कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। बारीक से बारीक कलाकृति, बारीक से बारीक चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जो इतिहास में अपनी कला के दौरान वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे चित्रों के माध्यम से। पत्थरों पे गुड़ाई करना, पत्थरों पे निशान बनाना, पत्थरों पे भाषा का, अपनी भाषा लिखना, तो ऐसे वो अपनी
कलाकृतियों के दौरान इसको प्रदर्शित करते थे। यह था भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने पढ़ा, धार्मिक ग्रंथों के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में और इतिहास के अन्य स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा। और पुरातात्विक स्रोत में हमने पढ़ा उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के बारे में, अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में, स्मारक व भवन के बारे में, मूर्तियां, शैलचित्र कला और अन्य कलाकृतियों के बारे में। ये इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। आगे हम पढ़ेंगे वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। वैभवशाली आज जो हमारा भारत है उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है? भारत की प्रमुख उपलब्धियां, भारत ने कौन से क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि हासिल की है? उसमें प्रथम है भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। भारत ने अपनी संस्कृति जो विभिन्न देशों में पहुंचाई है, जल मार्ग से, थल मार्ग से, जल मार्ग के माध्यम से, थल मार्ग के माध्यम से भारत ने अपनी संस्कृति का विश्व में प्रचार किया है। वहां उन्होंने अपने धर्म, भारत ने अन्य देशों में अपने धर्म, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति का प्रचार किया है। भारत ने जावा में, सुमात्रा में, मलाया में, कंबुज में, तिब्बत, मंगोलिया, चीन जैसे आदि बड़े बड़े देशों में अपनी भारतीय संस्कृति का प्रभाव बनाया है, स्थापित किया है। प्यारे बच्चों, आज हमने 12th क्लास के इतिहास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा। भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में पढ़ा और वैभवशाली भारत की उपलब्धि के बारे में, भारतीय संस्कृति का विश्व संचार के बारे में पढ़ा। आज इतना ही। कल इससे आगे आपको बताया जाएगा। जैसे ही आपका लेसन कंप्लीट होता है, इसके नोट्स जो हैं आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जय हिंद।